वेलकम टू डीके मैनेजमेंट। आज का टॉपिक सभी एम्प्लॉयज जो नौकरी करते हैं या तो करने वाले हैं या तो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक आदमी के लिए जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तभी सही मायने में उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ता है। तो आज का टॉपिक है ग्रेच्युइटी। ग्रेच्युइटी का मतलब ये होता है, जब कानून इंट्रोड्यूस हुआ उसका इंटेंशन ही यही है कि जो लॉन्ग सर्विस करते हैं, थोड़ा ज़्यादा सर्विस करते हैं, उसको एब्सोल्युटली कुछ कंडीशंस है तो उनके लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। तो मेन तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद आप लोगों ने ये सब करना चाहिए, लेकिन उसके लिए अभी के कानून के बारे में एक ही जगह आप जितना लॉन्ग सर्विस करेंगे उतना आपको रिवार्ड ज़्यादा मिलता है। तो हम ये अपडेटेड 2022 तक देखने वाले हैं और उसके ऊपर जो अभी बहुत चर्चा में है वेज कोड जो 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है ग्रेच्युइटी के बारे में, या तो क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बोलने वाला हूं। तो मैं आपके ये सब प्रश्न के उत्तर आपको समझेंगे इसी भाषा में देने वाला हूं। मेरे पास इंग्लिश में भी मैं बात करूंगा और मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट अस गो टू वेरियस क्वेरीज। इन जनरल सभी को होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लीगल और 100% ऑथेंटिक है। जो मैं बोलता हूं वो सब सपोर्टेड बाय द लीगल प्रोविजंस होता है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन आपके सब क्वेरीज। फर्स्ट क्वेरी होता है नॉर्मली, ये ग्रेच्युइटी होता है क्या, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना हूं। और वो ग्रेच्युइटी आज के टाइम क्या है, कुछ चेंजेस है क्या, और उसका मुझे बेनिफिट होने वाला है या कुछ नुकसान होने वाला है, सब देखेंगे। ये ग्रेच्युइटी जो होता है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेच्युइटी पेमेंट, ये भी मैं आपको कानून की फ्रेमवर्क में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि यह सब लीगल प्रोविजन से सपोर्ट होता है, हमारे या आपके कुछ कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यह सब मनी रिलेटेड चीजें हैं। जनरल क्वेरी होता है, उसके लिए अगर मुझे ग्रेच्युइटी मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। नेक्स्ट होता है ग्रेच्युइटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। मैंने देखा है उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में, वो मैं लीगल प्रोविजन के रेफरेंस से आपको समझाने वाला हूं, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसके बाद जिसको ज्यादा ग्रेच्युइटी मिलता है उसके लिए इनकम टैक्स का क्या गाइडलाइन है, और ग्रेच्युइटी जिस वेजेस के ऊपर वर्कआउट होता है, कैलकुलेट होता है, वो वेजेस कौन सा लेना चाहिए। आगे का नॉर्मली क्वेरी होता है कि ठीक है ये तो एक्ट है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर आज के मार्केट में ऐसे भी हैं जो ज्यादा ग्रेच्युइटी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि उनको उनके एम्प्लॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, वैल्यूएबल लगते हैं। वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। कभी कभी क्या होता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट में एम्प्लॉय का सर्विस में ही डेथ होता है या तो रिटायर होने के पहले डेथ होता है, मतलब ड्यूरिंग द सर्विस एनी टाइम कभी भी एम्प्लॉय का डेथ होता है, तो उसके बारे में नॉमिनीज को कैसा 100% बेनिफिट मिलना चाहिए, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा।
आगे का होता है कौन सी सिचुएशन ऐसी है कि जिस सिचुएशन में शायद किसी को ग्रेच्युइटी नहीं मिल सकता, क्योंकि जैसे ये रिवार्ड है वैसे ही जो इनडिसिप्लिन बेशिस्त रहेंगे उनके लिए कुछ पनिशमेंट का भी प्रोविजन करके रखा है। दूसरा होता है जो बहुत चर्चा में है आजकल, वेज कोड स्टेटस। वेज कोड का ग्रेच्युइटी के बारे में क्या इम्पैक्ट है, उसके ऊपर आज के सिचुएशन में कुछ असर है क्या, अगर वेज कोड में होने वाला है तो वो क्या पॉसिबल है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना हूं। तो हम अभी डिटेल में आपके सबके क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, पूरा वीडियो देखो। आधा देखेंगे तो आधा नॉलेज से प्रॉब्लम हो जाएगा। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। अगर सही में किसी के ध्यान में कुछ चीज नहीं आई तो मैं मेरा मोबाइल नंबर देता हूं, आप उसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक। चलो देखते हैं वन बाय वन कि आपके सब क्वेरीज क्या होते हैं। तो पहला हमने क्वेरीज बोला था व्हाई एंड व्हाट इज मीन बाय ग्रेच्युइटी। तो मैंने शॉर्टकट में तो आपको बताया, ये कानून जब काम में आ गया उस टाइम उसने यही सोचा कि जो लंबा सर्विस करते, लॉन्ग सर्विस करते, उनके लिए कुछ सपोर्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि जितना कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी एम्प्लॉयर के साथ जुटा रहे लॉन्ग सर्विस के लिए, तो वो एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा होता है, एम्प्लॉय के लिए अच्छा होता है और उसके फैमिली के लिए भी अच्छा होता है। तो इसीलिए ये कानून के पहले कुछ एम्प्लॉयर ने ऐसे बेनिफिट देना शुरू किया था, वो सब रेफरेंस लेके सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सेंट्रल एक्ट इंट्रोड्यूस किया है और वो ऑल ओवर इंडिया सबको एप्लीकेबल होता है। तो ये सब इंटेंशन उसके पीछे होता है। दूसरा ये है, ठीक है कानून तो है, एक्ट इज देयर, बट whom इट इज एप्लीकेबल। तो हमने ये देखने वाला है कि जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द ग्रेच्युइटी, क्योंकि लॉन्ग सर्विस के बाद बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो देने का जिम्मेदारी भी डिफाइन होना चाहिए। तो उसके लिए भी कानून में ये लिखा है, कोई भी फैक्ट्री हो, फैक्ट्री का मतलब जो रजिस्टर्ड होता है फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर, या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, या तो कोई भी एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट हो जहां 10 या ज्यादा लोग काम करते हैं, या तो किसी दिन 10 लोग काम के लिए रखा था, तो उस दिन से ग्रेच्युइट एक्ट उस कंपनी को एप्लीकेबल होता है। उस दिन से उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करके अपना एम्प्लॉयज का ग्रेच्युइटी का अमाउंट सेफगार्ड करे। तो ये होता है कौन से एम्प्लॉयर इसमें कवर होता है। ये हमने देखा कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए अभी, क्योंकि एक बार एप्लीकेबल तो हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेच्युइटी पेमेंट। लीगली वो भी डिफाइन किया है, करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस ग्रेच्युइटी स्कीम, ये सोशल स्कीम है, ये पूरा जिम्मेदारी एम्प्लॉयर का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रोल एम्प्लॉय को भी लेना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे वो अपना रोल, तो उनको शायद ग्रेच्युइटी मिलने में दिक्कत होगा डिफिकल्ट सिचुएशन में। जैसे कि नॉमिनेशन जैसे कुछ फॉर्मेलिटीज है वो एम्प्लॉय ने करना ही चाहिए। अभी नॉर्मली ये बड़ा सवाल होता है सबको कि कब
मुझे ग्रेचुइटी मिलेगा और व्हेन आई एम एंटाइटल्ड टू गेट द ग्रेचुइटी। तो एक्ट में तो नॉर्मल कोर्स में लिखा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर सपोज 20 साल काम किया तो 5 साल में आप लीगली ग्रेचुइटी पाने के लिए हकदार तो है, लेकिन जब तक आप सर्विस करते हैं तब तक आप ये ग्रेचुइटी नहीं ले सकते। आफ्टर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years आप ग्रेचुइटी के लिए क्लेम करना पड़ता है। वो भी एक लीगल प्रोसेस है, वो भी हम समझा देंगे। उसके लिए नॉर्मल कोर्स में 5 साल का लिमिट तो है, लेकिन अभी हमको पता है कि कुछ हाई कोर्ट ने इसके बारे में 4.5 रहेगा तो भी 5 साल ट्रीट करके करो। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बोलना चाहता हूं, कोई भी हाई कोर्ट का डिसीजन ये बाइंडिंग नहीं रहता है कंपलसरी, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये क्लैरिफाई नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन एज गुड एज लॉ होता है, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी है अपना गवर्नमेंट का, सबका। तो जब वो डिसीजन अगर ऐसा कुछ आएगा तब हम जरूर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशन होता है कि जहां 5 साल नहीं हुआ तो भी देना पड़ता है, तो वो भी हम देखेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ग्रेचुइटी कैलकुलेट कैसा करें, हाउ टू कैलकुलेट ग्रेचुइटी। उसके फॉर्मूले के बारे में मार्केट में बहुत ही कंफ्यूजन है। कौन बोलता है मंथली सैलरी का 15 दिन का ले लो, वो लीगली सही नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सब कानूनी दायरे में सब एक्सप्लेन किया है, वो मैं देखो इसका मैं प्रैक्टिकल कैलकुलेशन तो आपको ये वीडियो के एंड में समझाने वाला हूं, लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मूला सही मायने में क्या है, क्योंकि यू विल बी एलिजिबल टू रिसीव द ग्रेचुइटी, लेकिन आपको कम ग्रेचुइटी मिलेगा तो आपका तो नुकसान होने वाला है ना। एम्प्लॉयर को मालूम होता है कि ये गलत कैलकुलेशन होता है, तो उसके बारे में मैं आपको कैलकुलेशन करते समय पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले देखते हैं कि कौन सा वेजेस ग्रेचुइटी के लिए पकड़ना चाहिए। देखो इट इज वेरी सिंपल, आप इतना ही सोचो कि ग्रेचुइटी का वेजेस मतलब बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। कुछ लोग डियरनेस अलाउंस को स्पेशल अलाउंस बोलते हैं, कुछ लोग डियरनेस का कुछ पार्ट फिक्स डियरनेस अलाउंस में देते हैं, कुछ लोग वेरिएबल डियर के नाम से बोलते हैं। तो ये सब फैक्टर आपके ग्रेचुइटी के वेजेस के डेफिनेशन में आएगा, उतना ही आप कंसीडर करो। बाकी कोई अमाउंट या तो हेडिंग मत ले लो, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। तो ये सब देखा हमने वेजेस। अभी लीगल फॉर्मूला क्या है जो एक्ट में दिया है, उसमें देखो अकॉर्डिंग टू लॉ देयर मस्ट बी 2 फॉर्मूलेस, लेकिन ये कोई सोचता नहीं ज्यादा, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस one can appoint, any employer can appoint any employee on daily basis। वो डेली बेसिस का रेट क्या होता है मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो सब मिनिमम वेजेस में दिया है। हाँ, दूसरा होता है जो नॉर्मल प्रैक्टिस में सबको मालूम है, मंथली बेसिस, मंथली रेटेड। दोनों का फॉर्मूला मैं आपको एक्सेल शीट में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी कोई सोचेगा अरे मैं तो मैनेजर हूं, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, व्हाई शुड आई थिंक अबाउट द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी सच एस्टेब्लिशमेंट, और ये बेसिक गाइडलाइन सबको बंधनकारक रहता है, बाइंडिंग रहता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन सबको एप्लीकेबल होता है।
एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। आप अपने दिल से कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो दोनों भी मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। जनरली क्या होता है, मिनिमम वेजेस में पर डे का मीनिंग डिफाइन किया। पर डे का मीनिंग यही होता है कि आप किसी के भी अपॉइंटमेंट लेटर में उसका डेली रेट मेंशन करो और उसको बोलो कि यू आर अपॉइंटेड एज अ डेली रेटेड एम्प्लॉय या वर्कमैन। वो डेली रेट होता है। उसमें ये सब बेसिक डीए अदर वॉट एवर अलाउंसेस आर एप्लीकेबल वो सब आता है। तो उस केस में सिर्फ मैंने जो वेजेस का डेफिनेशन बताया वही आना चाहिए। लेकिन वो डेली रेट कैसा, ये देखो मिनी वेजेस में एक्सप्लेन किया है। मंथली सैलरी ले लो, मंथली बेसिक प्लस डीए ले लो या तो स्पेशल अलाउंस वॉट एवर वी कॉल, डिवाइड बाय 26 इज इक्वल टू पर डे। ये फॉर्मूला मिनिमम वेजेस में दिया है और ये ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं, इसीलिए सब लोग डिवाइड बाय 30। अरे क्यों? क्योंकि 30 डेज अगर हम एवरेज पकड़ेंगे तो एक साल में 12 महीना होता है। तो 12 महीना इंटू 30 डेज कितना हो गया? 360 डेज हो गया। तो सैलरी भी कम आएगा हमारा, वो गलत है। इसीलिए आपको मंथली रेट का अगर पर डे निकालना है तो डिवाइड बाय 26 करेंगे तभी वो करेक्ट आता है और वो लीगल है और वो सबके ऊपर बंधनकारक है, बाइंडिंग है। तो ये डेली रेट हो गया। और डेली रेट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया और मंथली भी एक्सप्लेन किया। वो सब प्रैक्टिकल डिटेल्स मैं आपको मेरे एक्सेल शीट में केस टू केस एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी हम देखते हैं कि काफी अच्छे एम्प्लॉय, मैं अच्छे क्यों बोलता हूं, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को कानूनी लिमिट से ज्यादा बेनिफिट देते हैं तो उनको अच्छा ही बोलना चाहिए। दे थिंक अबाउट द एम्प्लॉय, देयर फैमिलीज। अभी देखो, इसके लिए या तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी पैसा ज्यादा है वो अपने अकाउंट से निकाल के दे सकता है, अगर नहीं तो अभी कानून में, एक्ट में, वो जो सेंट्रल एक्ट है उसमें एक प्रोविजन है कंपलसरी इंश्योरेंस विद LIC। सही मायने में आपको वो करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर एम्प्लॉयर निगलेक्ट करते हैं तो गलत है। आप अटेंड करो वो, क्योंकि वो बेनिफिट आपको सब मिलते हैं। इनकम टैक्स से वो ट्रस्ट अप्रूव होता है और वो सब LIC करता है। आपको कोई काम नहीं, ना तो आपका लायबिलिटी बढ़ता है ना तो आपका जिम्मेदारी बढ़ता है। दोनों का भी प्रिकॉशन ये ट्रस्ट लेता है। उसमें अब 15 दिन से ज्यादा का भी ग्रेच्युटी देना चाहते हैं, ऐसे एम्प्लॉयर आज भी मार्केट में है। कुछ क्लाइंट हमारे हैं कि जहां 30 डेज का ग्रेच्युटी देते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम ये ट्रस्ट के बारे में, LIC के ट्रस्ट के साथ थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। शायद 5-10% ज्यादा प्रीमियम से लोगों को डबल ग्रेच्युटी बेनिफिट मिलता है, बिग अमाउंट। वैसे ही देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अगर हम ट्रस्ट करते हैं और उसमें अगर हम ये भी प्रोविजन का प्रिकॉशन लेते हैं कि अगर अनफॉर्चुनेटली फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय एट द एज ऑफ 21 सर्विस में रह के अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, तो उसके फैमिली को बिगिनिंग से टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, देखो शायद 35-40 ईयर्स का ग्रेच्युटी मिल सकता है। जरा सोचिए सामाजिक एंगल से वो कितना बड़ा बेनिफिट है। और उसके लिए एम्प्लॉयर को ओनली 5-10% ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। यहां ये भी कर सकते हैं, ये ज्यादा प्रीमियम के लिए आप एम्प्लॉय के अकाउंट से थोड़ा अमाउंट ले लो या तो उसके ईयरली इंक्रीमेंट में आप थोड़ा कम करो, लेकिन ये करो। काफी मेरे क्लाइंट ऐसे हैं कि जिनको हम ये गाइड करते हैं और वो सक्सेसफुली करते हैं। आगे का क्वेरी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में सबको तकलीफ देके जाता है, जो होता है
कि देखो हमने तो डिस्कशन किया है, सपोज अनफॉर्चुनेट इवेंट में एम्प्लॉय का डेथ हो गया, तो उस केस में कैसा स्मूथली ग्रेचुइटी का प्रोसेसिंग होना चाहिए। उसके लिए ना पहले तो सब एम्प्लॉयज को जैसे भी हो ज्वाइन होते हैं, वो एम्प्लॉयर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इमीडिएटली उनका नॉमिनेशन फॉर्म ग्रेचुइटी का भर के लेना चाहिए। और वो नॉमिनेशन में अगर कोई भी चेंज होता है तो साल में 2 बार, 10 बार या तो 1 बार, एज एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन फैमिली स्टेटस, एम्प्लॉय को वो अपडेटेड नॉमिनेशन फॉर्म एम्प्लॉयर को देना पड़ता है और एम्प्लॉय उसका एक्नॉलेजमेंट भी देता है। अगर ये फॉर्म सही है तो डेथ केस में एम्प्लॉयर विद इन 30 डेज बहुत ही स्मूथली आपको ग्रेचुइटी का क्लेम देता है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर एम्प्लॉयर को भी आपको ग्रेचुइटी फैमिली को देना बहुत मुश्किल फेस करना पड़ता है। हमने ऐसा भी देखा है, बड़े बड़े कंपनी में 15-20 साल के बाद अगर किसी का डेथ होता है एम्प्लॉय का और उसका नॉमिनेशन फॉर्म नहीं है, तो 2-2, 4-4 लेडीज आगे आते हैं या तो फैमिलीज आते वो ग्रेचुइटी क्लेम करने के लिए। ऐसे केस में फिर जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं देता है सक्सेशन के बारे में, तब तक किसी को भी ग्रेचुइटी, तो देखो बहुत तकलीफ है। इसीलिए सभी एम्प्लॉय ने अपना ग्रेचुइटी का नॉमिनेशन फॉर्म एम्प्लॉयर को सबमिट करके उसका एक्नॉलेजमेंट अपने फाइल में घर में रखो और सब फैमिली को बोलो कि ये है नॉमिनेशन फॉर्म। ऐसे केस में ये अगर प्रिकॉशन आप लेते हैं और अगर डेथ होता है तो स्कीम में प्रोविजन ये है, जैसे मैंने आपको LIC ट्रस्ट के बारे में प्रोविजन बताया कि आपको पूरा सर्विस पीरियड का मिल सकता है, लेकिन वो अगर नहीं है, काफी एम्प्लॉयर ने ट्रस्ट के साथ प्रोविजन नहीं किया है, तो जिसको अपने पॉकेट से देना पड़ता है उसको, उसके बारे में अगर 1.5 साल के बाद 1 ईयर और 7 मंथ के बाद अगर किसी का डेथ होता है तो एम्प्लॉयर को इवन 2 साल का भी ग्रेचुइटी देना पड़ता है, क्योंकि ये 5 साल का जो कंडीशन है वो डेथ या डिसेबिलिटी जहां एम्प्लॉय काम ही नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ ऑफिशियल एक्सीडेंट, अगर कोई डिसेबल होता है और काम नहीं कर सकता, ऐसे केस में भी वो एम्प्लॉयर को 2 साल का ग्रेचुइटी देना पड़ता है, क्योंकि वो एम्प्लॉय आगे जाके सर्विस नहीं कर सकता इसीलिए। लेकिन अगर LIC का ट्रस्ट है तो एम्प्लॉय को पूरे सर्विस पीरियड का 35-40 वॉट एवर द टोटल सर्विस पीरियड है उसका अमाउंट मिल सकता है। तो सोचो, वो एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिमिलरली एम्प्लॉय के लिए भी है, तो ये सब होना बहुत जरूरी है। आगे का हम देखते हैं कि हमने ये सब पॉजिटिव देखा कि रिवॉर्ड की तो बात की है, लेकिन उसमें पनिशमेंट का भी बात किया है। तो कौन से सिचुएशन में एम्प्लॉय को शायद ही ग्रेचुइटी नहीं मिल सकता है, उसका भी प्रोविजन करके रखा है। तो उसमें देखो, अगर किसी भी एम्प्लॉय का मतलब होता है हेल्पर, वर्कर से लेके ऑल जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सब ये ग्रेचुइटी एप्लीकेबल तो है। तो उसके बारे में अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको ग्रेचुइटी नहीं मिल सकता। तो क्या है, अगर इनके सर्विसेज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में या तो इनडिसिप्लिन में टर्मिनेट करता है एम्प्लॉयर, वो भी लीगल प्रोसेस से, जैसे कि एम्प्लॉयर को लगा कि अभी मुझे आई डोंट लाइक दिस एम्प्लॉय, मुझे अच्छा नहीं लगता है, टर्मिनेट नहीं, लीगली उसके भी बारे में भी प्रोसेस है, उसका हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, वो बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर है। रीजंस क्या होता है, फॉर राइटस और डिसऑर्डरली कंडक्ट, मतलब आप दंगा करते हैं, मारामारी करते हैं, किसी को
तलवार या तो वो हथियार से ठोक देते हैं, और उस दूसरों के लिए भी बहुत रिस्की है, या तो कंपनी में या तो बाहर भी। ऐसा अगर कोई इनडिसिप्लिन, वायलेंस अगर लीगल प्रोसेस में एम्प्लॉयर प्रूव करके रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसके सिवाय जो भी ऐसा आपका बिहेवियर है, मिसबिहेवियर है, कि जो मॉरल टर्पुटेड, मतलब सोसाइटी के लिए हानिकारक है, या तो लेडीज के बारे में आप कुछ बहुत ही गलत करते हैं और वो अगर प्रूव होता है, तो वो सबके बारे में डिपेंड्स ऑन योर सीवियरिटी, मतलब आपका जो पनिशमेंट का जो लेवल है वो कितना सीरियस है, ग्रेविटी ऑफ द पनिशमेंट, वो सब देख के 0% से लेके 100% तक फोरफिट कर सकता है एम्प्लॉयर। फोरफिट का मतलब आपको एम्प्लॉयर रिफ्यूज कर सकता है। इसके सिवाय भी कुछ छोटे मोटे प्रोविजन है, लेकिन हम अलग से बात करेंगे। अभी हम ये भी देखते हैं, काफी लोगों में ये चर्चा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेज कोड इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन लोगों को है, मुझे भी मालूम है, कि 1 साल के बाद भी वो जो भी ग्रेचुइटी का सर्विस है वो नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर होगा। ये सब वेज कोड में है, लेकिन अभी वेज कोड अपने इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है, क्योंकि उसका एक कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग प्रोसेस है। तो और उसके लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयर को और गवर्नमेंट को भी बनाना पड़ता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे ही ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें धीरे धीरे आपके रिटायरमेंट के पैसे जमा होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो शायद इसको टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं, लेकिन आज के सिचुएशन में ऐसा कोई प्रोविजन आपको बंधनकारक नहीं है, या तो एम्प्लॉयर को भी नहीं है। अभी हम ये सब आपके मेजर क्वेरीज होते हैं कि प्रैक्टिकल है ये सब। अभी हम एक्सेल शीट में देखेंगे प्रैक्टिकल, कि कोई भी आदमी वो एक्सेल शीट में अपना नाम और ग्रेचुइटी वेजेस डाल के अपना ग्रेचुइटी कैलकुलेट कर सकता है, वो भी 100%, जैसे मैंने आपको लीगल फॉर्मूला बताया। अगर उससे कोई ज्यादा, या ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन कम कोई देता है, तो आपको जरूर उसके बारे में समझ के लेना चाहिए। तो चलो, लेट अस सी व्हाट इज द एक्सेल शीट एग्जांपल्स which will give you full clarity about the gratuity formula। अभी तक हमने आपके क्वेश्चन आंसर का ऑल पॉसिबल क्वेरी जो भी है और उसके सॉल्यूशंस, लीगल सॉल्यूशंस देखा है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ग्रेचुइटी का लीगल और सिंपल फॉर्मूला क्या है। तो ये देखो, ग्रेचुइटी का यहाँ फॉर्मूले के बारे में हमने लिखा है। सबको मालूम है कि जैसे 15 डेज सैलरी और वेजेस फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, वो भी हमने बात किया है। अभी हम वो देखने वाले कि हाउ टू कैलकुलेट 1 डे सैलरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पर डे सैलरी का लीगल फॉर्मूला हमें सोचना है। तो उसके लिए वेजेस कौन सा लेना पड़ता है, जो भी वेजेस लास्ट मंथ में एप्लीकेबल थे, एप्लीकेबल मंथली रेटेड हो या डेली रेटेड, इवन वो एब्सेंट भी क्यों नहीं रहे, लेकिन जब जिस महीने में डेट ऑफ रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट है, उस महीने का लास्ट एप्लीकेबल वेजेस लेना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी पर डे सैलरी ये ऐसा होता है, देखो, इज इक्वल टू फुल मंथ ग्रेचुइटी वेजेस। मैं ग्रेचुइटी वेजेस इसीलिए बोलता हूं कि हमने वो देखा है, डिवाइडेड बाय 26। ये फॉर्मूला देखो मिनिमम वेजेस एक्ट में डिफाइन किया है, इसीलिए हमको
यही फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। अभी मैं आपको वेरियस एग्जांपल्स देता हूं। सपोज किसी का मंथली सैलरी है, अभी उसको हम 15,000 मंथली सैलरी है उसका, तो उसका पर डे सैलरी कैसा निकालते हैं? 15,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, वो 26 है, तो ये पर डे फॉर्मूला आ गया। देखो, पर डे सैलरी इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू, ये देखो जो भी है आपका फ्रैक्शन में पर डे वेजेस आता है, और ये ऑल ओवर इंडिया फॉलो करना चाहिए। सपोज कोई एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, डेली रेटेड है, तो उसके बारे में तो ये सब पर डे का फॉर्मूला फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका तो अपॉइंटमेंट ही डेली रेटेड है। तो सिंपल उसका डेली रेट का जो भी लास्ट एप्लीकेबल मंथ है, वो डेली पर डे का वेजेस ले लो, उसमें ग्रेजुएटी का वेजेस कंसिडर करके आगे चलो। अभी हम अलग अलग केसेस देखते हैं कि कैसा ये ग्रेजुएटी प्रैक्टिकली आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल ये आदित्य, हमने अभी यही एग्जांपल लिया, 15,000 मंथली सैलरी, उसको डिवाइडेड बाय 26 किया। देखो ये फॉर्मूला हमने इधर डाला है, तो आपको पर डे का वेजेस आता है। अभी उसका सपोज 5 साल पूरा ग्रेजुएटी का हुआ है, तो हमने ये भी देखा, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 15 डेज वेजेस, तो ये कितना आ गया? 25। मतलब ये जो ई नंबर है 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75, और उसका एक टोटल अमाउंट आ गया 43,216 है। अगर ये हम इधर 14,000 भी करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ क्या होता चेंजेस, अमाउंट कम हो गया। वैसे हमने ये सब अलग अलग केसेस लिया है, नंबर ऑफ ईयर्स भी अलग अलग है, वो आप कोई भी सिर्फ ये फॉर्मूले में सिर्फ वेजेस डालो, और ये देखो अभी ये 9,554 मंथली वेजेस है, और उसका 15 साल का सर्विस। ये 15 की जगह आप अगर 10 करोगे तो कितना आता है? देखो कम हो गया सैलरी। अभी देखो यह आदमी का 4 साल का सर्विस है राम का, और उसके 18,000 वेजेस है। आप कैलकुलेट तो कर सकते, लेकिन उसको अमाउंट कितना मिलेगा? 0, क्योंकि 5 साल से कम सर्विस है, तो उसको नहीं मिलेगा। अभी मैंने इधर देखो बड़ा केस लिया है नीता का, उसका सपोज 2 लाख रुपीज मंथली ग्रेजुएटी वेजेस है, ये उसका पर डे आ गया। रेट फॉर्मूला तो सबके लिए सेम है, और 25 साल का सर्विस हुआ है, तो उसको आएंगे 375 डेज का सैलरी, तो उसको आएगा 28,84,615। अभी यहाँ उसको ये तो मिलना ही चाहिए, अगर कंपनी का पॉलिसी है और ये सब फॉर्मूले में वो एलिजिबल है तो। लेकिन हमने जैसे देखा कि 20 लाख से ऊपर जो भी अपना ग्रेजुएटी का अमाउंट आता है वो टैक्सेबल रहेगा, और 20 लाख तक जो भी अमाउंट है वो नॉन टैक्सेबल होता है। तो एम्प्लॉयर आपको देते समय 20 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है उसका आपको टैक्स डिडक्ट करके देगा, तो यही स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब ये सेम फॉर्मूला डेली रेटेड के लिए भी देखो, ये डेली रेट, उसमें भी ये तो अभी ग्रेजुएटी वेजेस रुपीज पर मंथ का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पर डे है। आदित्य देखो उसका पर डे वेजेस 570 है, और 6 साल का सर्विस है, तो 15 इंटू 6 90 डेज उसका ग्रेजुएटी, तो ये सिंपल 90 डेज का वेजेस आ गया। ऐसा ये सबका केसेस है। वैसे ये राम का भी देखो 4 साल का सर्विस है, इसीलिए वेजेस कितना भी हो उसको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा। वैसे नीता भी है, उसका देखो आ गया पर डे रेट 2021, 25 साल का सर्विस, तो हमने देखो इसको मिल गया
7,57,875। ये है लीगल कैलकुलेशन, ये आप सबको फॉलो करना चाहिए। अगर ये कोई नहीं फॉलो करता है तो आपको अथॉरिटी है, जरूर उसको पूछे क्यों, नहीं तो ये हमारा रेफरेंस दिखाइए। तो ये सब हमने ग्रेजुएट का आपका पूरा फुल गाइड करके एक्सप्लेन किया है, दैट टू अपडेटेड टिल 2022। आप यही फॉलो करो। लेकिन ऐसे ही कुछ वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, उसके लिए आपको कोई फीस नहीं लगता है। सब्सक्राइब करो, आपको आगे के इंपॉर्टेंट सब वीडियो ऑटोमेटिक आएंगे। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। और अगर भी कोई इसके सिवाय टिपिकल कोई ऐसा प्रश्न है तो हमें जरूर कॉल करो। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9833296158। तो ये हमें कभी भी फोन करो बिटवीन 9 AM to 9 PM। So thanks for watching our video. Till next video with next important topic. Stay home, stay safe. Goodbye.